हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल पर मिशन लक्ष्य पर स्वागत है। और यहाँ पे हम लोग यूनिट 8 कर रहे हैं और 10 में करा चुकी हूँ। आपका 1 हो गया है और लगभग 2 जो है वो भी आपका हो चुका है। आप अगर चैनल पर जाकर देखेंगे तो आपको वो सभी लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आज का टॉपिक है हम लोगों का वो है, इसके 3 वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, आज चौथा पार्ट है। और इसमें हम पढ़ेंगे जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है जो आपके इस यूनिट में दे रखी है उसको पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम लोग ईटी जान गए हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसको जान गए हैं। अब उसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और आपका सिस्टम एनालिसिस, ये सब चीज़ें उसमें प्रयुक्त होती हैं। इनपुट और प्रोसेस और आउटपुट, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हमको जो पढ़ना है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो टेक्नोलॉजी है कई प्रकार की होती है। एक आपकी होती है अनुदेशात्मक, आपकी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी ये हो गई। दूसरी टीचर टेक्नोलॉजी होती है, बिहेवियर टेक्नोलॉजी होती है। और आपकी एक एक होता है अनुदेशन प्रारूप। इसलिए कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो हमारे सिलेबस में है वो है आपका इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखिए, अनुदेशन होता क्या है। अनुदेशन क्या है कि जब टीचर आता है क्लास में, जो बच्चों को वो टॉपिक से रिलेटेड सूचनाएं देता है, जो ज्ञान देता है, उसे ही हम अनुदेशन कहते हैं। ठीक है। और उस अनुदेशन को कराने में, उन सूचनाओं को देने में, उस ज्ञान को देने में जिन जिन चीज़ों को वो इस्तेमाल करता है, चाहे आपकी हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, या आपके टीचिंग सहायक सामग्रियां जो होती हैं उनका इस्तेमाल करता है, विभिन्न प्रकार की विधियों का इस्तेमाल करता है बच्चों को समझाने के लिए, अपना अनुदेशन का कार्य पूरा करने के लिए। तो जैसे मान लीजिए खोज विधि है, व्याख्यान विधि है और ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि है। तो इन सब विधियों का प्रयोग करता है कि किस तरीके से बच्चे को अपना इफ़ेक्टिव तरीके से सिखाया जा सके, अनुदेशन किया जा सके। तो जो ये अनुदेशन में जो सूचनाएं दे रहा है और उसमें जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है, उससे ही हम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है। तो अब जो अनुदेशन हो रहा है, अनुदेशन की इंस्ट्रक्शन का मतलब है सूचनाएं प्रदान करना। यानी कि जो टीचर, ये एक जो टीचर आता है क्लास में, जब बच्चों को सूचनाएं देता है या पढ़ाता है या जो भी ज्ञान देता है, उसकी बात हो रही है। ठीक है। तो जब उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है तो उससे ही हम अनुदेशन प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो ये अनुदेशन तकनीकी एक ऐसा विषय है जो उपलब्ध साधनों के संदर्भ में, जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं उसके संदर्भ में स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा छात्रों में विशेष व्यवहार जो परिमार्जन करता है, जो उनका व्यवहार है। अब जो वो अनुदेशन जब कराएगा, अनुदेशन होगा, तो उसके बाद जो बच्चे हैं उनके व्यवहार में परिमार्जन होगा, परिवर्तन होगा। तो यह शैक्षिक तकनीकी की कक्षागत या सीखने की परिस्थितियों में प्रयुक्त एक नई शिक्षण व्यवस्था है, जिससे कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से होती है। अब जैसे कि इसमें लिखा है कि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी मीन अ नेटवर्क ऑफ टेक्निक्स or devices employed to the accomplish certain defined set of learning objective। यानी कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी डिवाइस हैं, जो भी टेक्निक है, इस उद्देश्य को, इस लर्निंग के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है, उससे ही इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब जो अनुदेशन तकनीकी है उसमें शैक्षिक तकनीकी की ये वह शाखा है कि जो हमें शिक्षण सामग्री तथा अन्य शिक्षण सामग्री जो भी हैं वहाँ पे पढ़ाने के लिए, जैसे आपका बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, चौक है, और आपकी उसमें बहुत से क्लासेस में वो बहुत सारी चीज़ें, मॉडल्स होते हैं दिखाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए। तो जो भी ये चीज़ें शिक्षण सामग्री हैं तथा अन्य दृश्य और श्रव्य सामग्री, जो कि जैसे प्रोजेक्टर हो गया,
जैसे और भी स्मार्ट बोर्ड है, बहुत सी चीज़ों का जो उपयोग करते हैं हम, टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल करते हैं, इनके सही उपयोग के विषय में सैद्धांतिक और व्यवहारिक, यानी कि प्रैक्टिकल रूप में भी और सैद्धांतिक रूप में भी दोनों प्रकार से ही सूचनाएं प्रदान करती है अनुदेशन। जो अनुदेशन हमारी प्रौद्योगिकी है, तकनीक है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब जो शिक्षा अधिगम है, जो शिक्षण अधिगम, ये प्रक्रिया जो हो रही है, जो अनुदेशन हो रहा है, जब यह मनोवैज्ञानिक, अब हम लोग जो पढ़ते हैं, हमारी जो शिक्षा है वो एक तो चाइल्ड सेंटर्ड है, इसमें बच्चे के मनोविज्ञान के हिसाब से शिक्षा कराई जाती है, ताकि मनोविज्ञान क्या है, मन के विज्ञान को समझना, तो बच्चों के मनोविज्ञान को समझते हुए उसको शिक्षा दी जाती है, ठीक है। उसकी कितनी क्षमता है, उसकी रुचि क्या है, उसकी अभिप्रेरणा क्या है। तो जो ये टेक्नोलॉजी है, जब मनोविज्ञान और तथा वैज्ञानिक सिद्धांत यानी टेक्निक को जब मिला के समावेशन हो जाता है, उससे ही हम अनुदेशन तकनीकी कहलाती है। यानी कि अनुदेशन और तकनीकी दोनों जब मिलाई जाती है, उसी को कहा जाता है अनुदेशन तकनीकी। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें ये देखना है कि जो अनुदेशन तकनीकी है, इसमें इसकी मान्यताएं क्या है, यानी कि इसके उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि अनुदेशन में कुछ सूचनाएं दी जाती हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं। किसी भी कंटेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। अब कोई भी बड़ा टॉपिक है, वो आपको एकदम से पूरा पढ़ा दिया जाए तो वो आपको लोग समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक से समझ नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। इसीलिए हर टॉपिक को उसको छोटे छोटे करके, उसके टुकड़े टुकड़े करके तत्वों में, छोटे छोटे तत्वों में बांट के उसको सिखाया जाता है, और इन तत्वों को स्वतंत्र रूप से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि जो बड़ा टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेट भी कर सकते हैं, और अलग अलग उस टॉपिक को भी हम समझा सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है कि छात्रों को उनकी आवश्यकता और गति के अनुसार पढ़ने का अधिकार है। हर बच्चे की क्षमता देखिए अलग है। कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई उसको टाइम लगता है सीखने, कोई बच्चा गणित में तेज है, किसी और सब्जेक्ट में होशियार है। तो हर बच्चे की जो क्षमता है, सीखने की गति है, वो हर बच्चे का अलग अलग है। तो छात्रों को उनकी आवश्यकता और गति के अनुसार पढ़ने का पूरा अधिकार है। शिक्षण की प्रक्रिया, तीसरा पॉइंट है कि शिक्षण की प्रक्रिया शिक्षक के बिना संपादित की जाती है। देखिए, अगर आप दूरस्थ शिक्षा के बारे में तो जानते ही होंगे, जैसे इग्नू है और भी ओपन यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो अनुदेशन सामग्री है आपकी, ठीक है, वो बुक के रूप में आपके पास आ जाती है, ठीक है। अनुदेशन सामग्री जो है वो जैसे आपके पास आई, डाक के द्वारा आपने पढ़ा और पेपर दिया, तो वहाँ पे कहीं भी टीचर नहीं होता। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि जो ये अनुदेशन का कार्य है, ये शिक्षक के बिना, यानी कि इस प्रक्रिया में शिक्षक के बिना भी ये कार्य हो सकता है। जैसे कि आप लोग दूरस्थ शिक्षा में देखते हैं कि वहाँ कोई शिक्षक नहीं होता, केवल सामग्री होती है, उसको आप पढ़ते हैं और फिर जाके पेपर देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया शिक्षक के बिना भी संपादित की जाती है। वहाँ पे अगर आपको कोई वीडियो देखना है तो आप उसके टेक्निक का सहायता ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, 4 पॉइंट है कि शिक्षण की प्रक्रिया में सीखने के व्यवहारों को नियंत्रित तथा परिमार्जित किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये सब चीज़ें क्यों की जा रही, व्यवहारों को नियंत्रित तथा परिमार्जित किया जाता है, यानी कि परिवर्तन किया जाता है, सुधार आ जाता है। चलिए, अब जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको देख लेते हैं वो क्या हैं। इसमें देखिए, पहला पॉइंट लिखा है कि जो अनुदेशन तकनीक के माध्यम से जो ज्ञानात्मक, यानी जो कॉग्निटिव जो उनका विकास है बच्चों का, उन उद्देश्यों को अधिक प्रभावी रूप से विधि से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मैंने कि बताया कि जो तकनीक हम लगाते हैं, हम देशन में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे बच्चों को बहुत इफ़ेक्टिव रूप से समझाया जा सकता है। और वो जो ज्ञान है, जो कि पहले के अगर परंपरागत स्कूलों में देखें तो केवल उन्होंने ऐसे मुंह से ही वो सब्जेक्ट पढ़ा दिया, पूरा टॉपिक ऐसे बता दिया, व्याख्यान दे दिया और फिर चले गए, चाहे बच्चे को समझ में आया चाहे नहीं आया, ठीक है। तो लेकिन अब टीचर जो क्या करते हैं, बहुत सी तकनीकियों का इस्तेमाल करते हैं, उनको दिखाते हैं, उस मॉडल को
दिखाते हैं, उसको स्मार्ट बोर्ड में भी उस चित्र को दिखाएंगे, उसके बारे में बताएंगे, वीडियो प्रॉपर चलेगा, तो कितनी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका जो ज्ञानात्मक विकास है उसके जो उद्देश्यों की अधिक प्रभावशाली विधि से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो ये ज्ञान है, ये ज्ञान उनके माइंड में बहुत देर तक रहता है, क्योंकि वो उसको देखते भी हैं, उसको सुनते भी हैं, और उनको जो चीज़ हम देखते हैं, सुनते हैं, वो चीज़ या हम उसको वीडियो में देखते हैं, वो हमारे माइंड में ज़्यादा देर तक स्थिर रहती है। अब अगला पॉइंट है कि अनुदेशन तकनीकी में सही उत्तरों का पुनर्बलन होता है। यानी कि जब अनुदेशन में ये होता है, जैसे बच्चे ने जैसे अनुदेशन टीचर ने किया, पढ़ाया, सूचनाएं दी, अपना टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद अगर बच्चा सही उत्तर देता है किसी प्रश्न का तो उसको शाबाशी दी जाती है। वो जो है वो पुनर्बलन है, यानी कि उसको रेनफोर्समेंट उसको मिलती रहती है। ठीक है, ये चीज़ उसको मिलती रहती हैं। तो इसमें अनुदेशन तकनीकी में ये होता है। तीसरा पॉइंट है कि वो कक्षागत परिस्थितियों में टर्मिनल बिहेवियर का मूल्यांकन करती है। जो ये अनुदेशन तकनीकी है, ये कक्षागत परिस्थितियाँ, जो भी परिस्थितियाँ उस टाइम पे हैं, टर्मिनल बिहेवियर का मूल्यांकन करती है। चलिए, चौथा पॉइंट है कि ये पाठ्य पुस्तक तथा प्रक्रिया को प्रेरित करने में सहायक है। अब जो भी बच्चा पाठ्य पुस्तक पढ़ रहा है, उसकी प्रक्रिया को ये प्रेरित बनाता है, उसमें बच्चा रुचि लेके पढ़ता है। ठीक है, इसके और पांचवा पॉइंट है कि इसके द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति, जिन उद्देश्यों के लिए शिक्षा लेने जा रहा है, टीचर जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा अनुदेशन दे रहा है, उन सब उद्देश्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन करके शिक्षण प्रक्रिया को आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग करती है। अब छठा पॉइंट है कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण तकनीकी जो है वो मानवीय तथा अमानवीय दोनों साधनों का उपयोग करती है। अब मानवीय कौन से हो गए, जो टीचर अपनी विधियां लगाता है, बहुत सारी चीज़ें वो हो गई, और अमानवीय यानी कि जो मशीनों का हम प्रयोग करके उनको सिखाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इस मानवीय तकनीक और अमानवीय तकनीक दोनों साधनों का प्रयोग करके वो अपने टॉपिक को प्रेजेंट करता है, बच्चों को अनुदेशन करता है। अब जब इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी जो है, इसके स्टेप क्या हैं कि पहला स्टेप पहले ये करें, फिर ये करें, ये करें, इस तरीके से इसके स्टेप क्या हैं। पहला स्टेप है कि अनुदेशन जो सामग्री है, जिस टॉपिक को हमको पढ़ाना है उसका चयन कर लीजिए कि क्या टॉपिक पढ़ाना है। ठीक है, उसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्यों के अनुसार उसका चयन करिए। फिर सेकंड पॉइंट है, सेकंड स्टेप क्या होगा कि विभिन्न विधियों, प्रविधियों, युक्तियां तथा दृश्य और जो साधन है का प्रयोग करते हुए पाठ को प्रस्तुत करें। आप प्रस्तुत करेंगे। फिर तीसरा है मूल्यांकन करेंगे कि जो बच्चों ने पढ़ा है उसमें बच्चे कोई प्रश्न अगर पूछा जा रहा है, जैसे अनुदेशन हो गया, टीचर ने टॉपिक पूरा पढ़ा दिया, फिर बीच बीच में जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बच्चे अगर उसका उत्तर देकर ठीक से दे रहे कि नहीं दे रहे, उसका मूल्यांकन करता है, मूल्यांकन भी हो जाता है। फिर चौथा जो है कि सुधार के लिए सुझाव दिया जाए। जब मूल्यांकन होता है तो टीचर को ये पता चलता है कि इस बच्चे को कहाँ तक समझ में आया, कहाँ तक नहीं आया है, तो सुधार के लिए सुझाव भी देते हैं कि अगर समझ नहीं आया तो उसको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो अनुदेशन तकनीकी में होती हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है अनुदेशन तकनीकी के शिक्षा क्षेत्र को अभिक्रमित अध्ययन। अब जो अनुदेशन तकनीकी है, जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है, इसमें जो सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से हम लोग बात करते हैं, जो इसकी देन कही जाती है बहुत उपहार के रूप में, उसको हम प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कहते हैं, यानी कि अभिक्रमित अध्ययन कहते हैं, जो कि और इसके भी कई पार्ट हैं। अगर आप लोग किसी ने कहा कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में कौन कौन है, तो देखिए ये इसके भी कई पार्ट हैं। इसमें अगर लाइनर की बात करेंगे, लाइनर अभिक्रमित अध्ययन, तो उसमें स्किनर हैं। ठीक है, एक है आपका साखिए है। तो इस तरीके से कई प्रकार के हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये अनुदेशन तकनीकी जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है, इसकी जो एक तरीके से जो मेन मुख्य जो की पॉइंट है, जो इसमें एक तरीके से हमको दिया गया, शिक्षा क्षेत्र को दिया गया है, वो है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है ये क्या है, अभिक्रमित अध्ययन वह अनुदेशन है। अगर इसके बारे में बात करते हैं कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन
देखिए, आपके जो सिलेबस में आपको ये दे रखा है अन्वेषण टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी है, लेकिन हम उससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहते कि आप लोगों को बाद में कहीं इधर-उधर से पढ़ें तो आपको समझ ना आए। इसीलिए हम लोग पूरा सीक्वेंस से लेकर उसको पढ़ा रहे हैं। तो जो अन्वेषण तकनीकी है या जो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, उसमें अगर बात होती है तो वो होती है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की। ठीक है? तो अभिक्रमित अध्ययन वह अनुदेशन है जिसमें पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे पदों में विभाजित करके श्रृंखलाबद्ध किया जाता है। ठीक है, सीक्वेंस उसको लगाया जाता था, उसमें छात्रों के समक्ष क्रमानुसार यानी कि एक के बाद एक करके ऐसे प्रस्तुत करके कम से कम गलतियां करते हुए उन्हें नवीन एवं जटिल विषय वस्तु की शिक्षा और उनकी अपनी गति के अनुसार प्रदान की जाती है। इस सारी प्रक्रिया में छात्रों को अपनी प्रगति के ज्ञान के द्वारा पृष्ठपोषण दिया जाता है। यानी कि इसका देखिए जो मेन कहने का मतलब यही है मुख्य कि जो भी यहाँ पे सामग्री पढ़ाई जाती है, पाठ्य सामग्री, उसको छोटे छोटे, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में या तत्वों में बांट के इसको पढ़ाया जाता है, उसको श्रृंखलाबद्ध करके पढ़ाया जाता है। और जो बच्चे को पढ़ाया जाता है उसकी प्रगति होती है, वो उत्तर सही देता है तो उसको फीडबैक भी दिया जाता है, पुनर्बलन भी दिया जाता है। अब जो ये अभिक्रमित सामग्री जो है ये व्यक्तिनिष्ठ होती है। जो हम इसकी बात कर रहे हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की, ये होता है व्यक्तिनिष्ठ होता है। इसमें एक बार में केवल एक व्यक्ति ही सीखता है। ठीक है, और इसमें तत्काल फीडबैक मिलता है, यानी कि अगर बच्चे ने एक आंसर ठीक किया तो तुरंत उसको पुनर्बलन मिल गया, रेनफोर्समेंट में मिल गया और वो आगे निकला, आगे बढ़ा। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया है कि जो अभिक्रमण है या जो ये प्रोग्रामिंग हो रही है, ये भी कई प्रकार की होती है। जो हमारी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है ये कई प्रकार के होते हैं। जैसा कि पहला है लाइनर प्रोग्रामिंग, इसको कहते हैं रेखीय, अगर हिंदी में कहें तो रेखीय अभिक्रमण कहते हैं और इंग्लिश में कहें तो लाइनर प्रोग्रामिंग कहते हैं। और इसके प्रतिपादक जो हैं वो बीएफ स्किनर हैं। इसके प्रतिपादक हैं बीएफ स्किनर महोदय हैं। और यह प्रोग्रामिंग जो है ये ऑपरेंट कंडीशनिंग पर आधारित है। जो कि हम लोग जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं, मनोविज्ञान पढ़ते हैं, तो हम बीएफ स्किनर की थ्योरी पढ़ते हैं। उसमें वो क्या बताते हैं, उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से, ठीक है, इन्होंने ये बताया कि मानव व्यवहार को किस तरीके से एक निश्चित दिशा दी जा सकती है। ठीक है, और अपना मन जो अपने मन की इच्छा उसके अनुसार उसको सिखाया जा सकता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया था, एक स्किनर बॉक्स होता है उसको बनाया था, उसमें एक चूहे को रखा था और वहाँ पे एक लीवर लगा हुआ था। जब लीवर पे चूहा जब उस पर पुश करता था लीवर पे, तो वहाँ पे जो लीवर से टच एक खाने की कटोरी थी वो आती थी और वो खाना खा लेता था। तो जब उसको बंद किया गया तो उछल कूद कर रहा था और अचानक ही स्वाभाविक रूप से उसका पैर जो है उस पर पड़ गया और खाना आया, उसने खा लिया। मतलब एक दो बार ऐसे करने से उसको ये पता चल गया कि अगर मैं इसको पुश करूँगा तो खाना आ जाएगा, मैं खा लूँगा। तो एक तरीके से ये था कि अगर ये काम करेगा तो उसको तुरंत वो जो पुनर्बलन था, खाना जो था तुरंत मिल जाता था। तो उसने उसके मन में ये था कि जब 2-3 बार करा तो जब उसको भूख लगती वो तुरंत लीवर को दबा देता और खाना आ जाता। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि बार बार रिपीट करने से वो चीज़ अगर हम सही निश्चित दिशा में कर रहे हैं तो इच्छित व्यवहार जो है उसके व्यवहार में कंडीशनिंग की जाती है, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये इन्होंने जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं उसमें है इनका। तो अब यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, स्किनर महोदय कहते हैं कि मानव व्यवहार को एक निश्चित दिशा दी जा सकती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे चूहे में आपने एक्सपेरिमेंट देखा, और इच्छित व्यवहार सिखाया जा सकता है। अगर देखिए शिक्षा में हम लोग देखते हैं तो किसी बच्चे को देखिए, बच्चे ने कोई काम किया, मान लीजिए कोई बच्चे ने मान लीजिए माता पिता के पैर ही छुए, तो माता पिता बहुत खुश हुए, उसको शाबाशी दी। तो वो जब एक दो बारी करेगा तो उसके मन में हो कि हाँ ये करने से सब खुश होते हैं और मुझे शाबाशी मिलती है, तो वो काम करेगा।
फिर उसको वो सीख गया उस व्यवहार को। ऐसे ही क्लास में अगर बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है या कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, ठीक है, तो टीचर ने उसको शाबाशी दी, पुनर्बलन दिया, तो वो कार्य को फिर वो बार बार करेगा, उसे उसको सीख जाएगा। तो इसी तरीके का इन्होंने यहाँ पे बताया है। तो जो रेखीय प्रोग्रामिंग है, जो लाइनर प्रोग्रामिंग है, यह प्रोग्रामिंग है कि जिसमें कि प्रत्येक छात्र एक रेखीय क्रम से, एक लाइनर में, मतलब कि रेखीय क्रम से निश्चित पदों को पार करता हुआ आगे बढ़ता है। यानी कि एक ठीक किया, फिर दूसरे पे जाएगा, फिर तीसरे, इस तरीके से लाइनर तरीके से वो इस कार्य को करता है। रेखीय क्रम को निश्चित पदों को पार करता हुआ अपना आगे जाता है। ठीक है, एक समय में विषय वस्तु का छोटा अंश, जैसा कि हम लोग पढ़ते आए हैं, छोटा अंश ही छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। और दूसरा पॉइंट है कि छात्र अनुक्रिया करते हैं तो उत्तर देते हैं और उनको फीडबैक भी तुरंत मिलता है। छात्र अपने उत्तर को सही उत्तर से मिलान करके पुनर्बलन प्राप्त करता है। ठीक है, और 4 पॉइंट है कि उसे आगे क्या करना है ये निर्देश प्राप्त होता रहता है। अब जो रेखीय प्रोग्रामिंग है इसको हम बाह्य प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। या आप लोगों के उसमें भी नेट के पेपर में आता रहता है कि बाह्य प्रोग्रामिंग क्या है। तो रेखीय प्रोग्रामिंग जो है, लाइनर प्रोग्रामिंग जो है, उसको ही हम बाह्य प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, अब आगे जो हम लोग इसका दूसरा प्रकार पढ़ेंगे वो है शाखिकीय प्रोग्रामिंग, यानी कि ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग क्या होती है। शाखा इसमें होती हैं, शाखाएं होती हैं। तो शाखिकीय प्रोग्रामिंग क्या है उसको देखते हैं। इसके जो प्रतिपादक हैं वो श्री नॉर्मन ए क्राउडर हैं। ठीक है, उन्होंने इसको शुरू किया, इस क्षेत्र में कार्य किया। और इसमें समस्त अनुक्रियाएं छात्र द्वारा नियंत्रित होती हैं। इसमें जो भी अनुक्रियाएं होती हैं वो छात्र द्वारा नियंत्रित होती, कंट्रोल होती हैं। और इसे हम आंतरिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। जैसे कि लाइनर प्रोग्रामिंग को हम लोग बाह्य प्रोग्रामिंग कहते थे, तो जो ये आपकी ब्रांचिंग वाली है, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग है, इसको हम आंतरिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, और इसमें सभी छात्र जो हैं वो अपने उत्तरों पर आधारित अलग अलग शाखीय रास्ते अपनाते हैं। ठीक है, तो ये एक शाखा के रूप में होती है, तो शाखीय रास्ते अपनाते हैं और अंतिम पद तक पहुंचते हैं। इसमें सभी पदों को प्रस्तुत करने का कोई निश्चित क्रम नहीं होता कि सबने एक ही तरीके से किया है कि इसी लाइन से जाएंगे। इसमें कोई निश्चित क्रम नहीं होता। इसमें अनुक्रियाओं का जो नियंत्रण होता है वो छात्रों के द्वारा होता है। चलिए, अब इसका तीसरा जो प्रकार है वो मैथेटिक्स प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसके जो प्रतिपादक हैं वो थॉमस एफ गिलबर्ट हैं। कौन है? थॉमस एफ गिलबर्ट, मैथेटिक्स प्रोग्रामिंग के। और जो मैथेटिक्स का तात्पर्य क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसमें ये होता है समूह के जटिल व्यवहार के विश्लेषण एवं पुनः निर्माण हेतु पुनर्बलन के सिद्धांतों के उस सुव्यवस्थित प्रयोग से है कि जो विषय वस्तु में निपुणता बताती है। ठीक है, इसमें जो चीज़ होती है, इसमें देखिए अभ्यास पर बल दिया जाता है। जो हमारी प्रैक्टिस है, अभ्यास पे इसमें बल दिया जाता है। अब जो अनुदेशन प्रौद्योगिकी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें ये पूछा गया है कि जो ईटी यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग क्या है, क्या उपयोग है। तो हम लोग इतना कुछ पढ़ चुके हैं कि क्या उपयोग है, टीचर अनुदेशन में क्या किन किन चीज़ों से सहायता लेता है, टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल करता है, उसी चीज़ को हमको बताना है कि अनुदेशनात्मक प्रणाली में इनपुट के रूप में, अब हम लोग इनपुट आउटपुट प्रोसेस सब पढ़ चुके हैं। इनपुट के रूप में विद्यार्थी, अध्यापक और जो अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग करते हैं। सामग्रियां क्या हैं? जो टेक्नोलॉजी है या जो शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं, विधियां हैं, वो सब चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों का उपयोग करता है। और फिर प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनपुट हो गया, आपके कंप्यूटर में इनपुट चला गया, अब प्रोसेस करके वो आउटपुट निकाल देगा। तो प्रोसेस क्या हुआ, प्रोसेस में अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग करते हैं, साथ ही इसके अंतर्गत अनुदेशात्मक विधियों का, व्यूह रचनाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सब प्रोसेस हो रहा है। वो जो विधियां लगा रहे हैं, जिन तकनीकों से यूज़ कर रहे हैं, ये सब व्यूह रचनाओं का प्रयोग करते हैं। सब हो गया। अब आउटपुट क्या हो, उसका रिजल्ट क्या हुआ,
आउटपुट के द्वारा अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करते हैं, जो कि उन्होंने उद्देश्य बनाए थे, जिनकी प्राप्ति करना चाहते थे, जो परिणाम चाहते थे, उन परिणामों को प्राप्त करते हैं। तथा विद्यालय में उपलब्ध जो भौतिक संसाधन हैं, जितनी भी शिक्षण सहायक सामग्री है, जो भी भौतिक संसाधन है तथा दृश्य श्रव्य साधन है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सभी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाते हैं। ठीक है। और शिक्षक अपने शिक्षण के अपने शिक्षण को इसकी सहायता से, यानी कि जो ये आपका ईटी है, इसकी सहायता से जो है, यानी कि जो अनुदेशनात्मक प्रौद्योगिकी में ईटी का प्रयोग, अपने अनुदेशन में ईटी का प्रयोग करके वो अपनी टीचिंग को बहुत इफ़ेक्टिव बनाता है। ठीक है, इफ़ेक्टिव बनाता था। और इन तकनीकों का प्रयोग करने से क्या होता है, अनुदेशन जो है वो बहुत सरल हो जाता है, बहुत अच्छी तरीके से वो अपने टॉपिक को, अपने कंसेप्ट को बच्चे तक पहुंचा पाते हैं और बच्चा उसका पूरी तरीके से लाभ उठा पाता है और ये ज्ञान उसके माइंड में बहुत समय तक रहता है, क्योंकि इसमें केवल उसको मुंह से पढ़ के नहीं बताया गया है, और भी चीज़ें उसके साथ शामिल की गई, दिखाया गया है, उस चीज़ को सुनाया गया है, उसके बारे में बताया गया है, उससे रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। तो इस तरीके से जो ज्ञान है ये स्थायी हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है और मैंने इसमें बहुत जितने भी ज़रूरी था, जितना भी सब आपको बताया है। अब हम लोग जो इसके बाद पढ़ेंगे वो आपका जो सिलेबस है कि इसमें हम लोग औपचारिक शिक्षा क्या होती है, दूरस्थ शिक्षा क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे और उसमें ईटी का क्या प्रयोग है वो भी जानेंगे। सो आपको वीडियो कैसा लगा है वो आप बता सकते हैं और उसको लाइक करिए, शेयर करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।